Hello everyone, welcome to MS Study Guru. Okay, yes, so आज हम बात करने वाले हैं आपके सुपर शॉर्ट टॉपिक्स के अगले टॉपिक की, दैट इज अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हर बार मार्केट स्ट्रक्चर से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के तौर पे आते ही आते. ठीक है जी. सो आज परफेक्ट मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे. ओलिगोपोली एंड उसके मॉडल्स हम किसी अलग लेक्चर में करेंगे. अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. बता दूं कि हमारी सुपर शॉर्ट टॉपिक्स की ये सीरीज़ चल रही है यूजीसी नेट की, जिसका ये चौथा या पांचवा क्लास है और इसकी एक प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर बनी हुई है. वहाँ पे जाके आप सारी पिछली क्लासेस भी देख सकते हैं. ठीक है जी. मेरा पूरा कोर्स लेना चाहते हो, इकोनॉमिक्स मेरे साथ क्लियर करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स में अपना JRF, तो आप प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं आपको. ठीक है जी. पूरा कोर्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिससे आपका JRF इकोनॉमिक्स में क्लियर होने के चांसेस फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी तरफ से पूरे हैं. ठीक है जी. तो इसके अलावा मेरी बेस्ट सेलिंग बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जो फ्री क्लासेस होती हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो. उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे सभी फ्री क्लासेस के लिंक्स अपलोड हो जाते हैं. ठीक है जी. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. तो मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहले यहाँ पे 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली. मिनट, वॉइस तो प्रॉपर आ रही है ना? हाँ. सो ओलिगोपोली. अब यहाँ पे हम ना इन सब में थोड़ा सा डिफरेंस पहले क्लियर करते हैं. जैसे अब जो परफेक्ट कंपटीशन है इसमें नंबर ऑफ फॉर्म्स ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट का नेचर होमोजीनियस होता है, बेसिक चीज़ें हैं, +2 लेवल की है ना, इन पर हम ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, हम आगे वाले पोर्शन पे ज़्यादा गौर करेंगे. नेचर ऑफ प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, प्राइस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है, प्राइस कंट्रोल ज़ीरो, मतलब परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, फर्म का एंट्री एकदम फ्री होती है. मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है, प्राइस इलास्टिसिटी लार्ज होती है, प्राइस पे कंट्रोल कुछ होता है, ज़्यादा नहीं होता, एंट्री फ्री होती है. ओलिगोपोली. तो ओलिगोपोली में वैसे तो 2 तरह की ओलिगोपोलीज होती हैं, प्योर एंड डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली. अगर तो प्योर ओलिगोपोली है दो और चाहे डिफरेंशिएटेड है, दोनों में नंबर ऑफ फॉर्म्स फ्यू होते हैं. आप याद रखिए, ओलिगोपोली में नंबर ऑफ फॉर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा 8 होते हैं, 8 फॉर्म्स. ठीक है. नेचर ऑफ प्रोडक्ट अगर प्योर है तो होमोजीनियस है, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली है तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं. प्राइस इलास्टिसिटी प्योर ओलिगोपोली में कम होती है, डिफरेंशिएटेड में भी कम होती है. प्राइस पे कंट्रोल अगर प्योर ओलिगोपोली है तो कम कंट्रोल होता है, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली है तो ज़्यादा कंट्रोल होता है प्राइस पर. एंट्री दोनों में ही लिमिटेड होती है. ठीक है. याद रखिएगा, परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक में एंट्री फ्री होती है, ओलिगोपोली में एंट्री लिमिटेड होती है. बट जब मैं मोनोपोली की बात करूंगी तो यहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी नहीं होती जी, पूरी तरह से बैरियर्स होते हैं एंट्री पर. अगर उसमें एंट्री हो गई तो फिर वो मोनोपोली कहाँ की रही, है ना. तो मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, प्रोडक्ट एकदम यूनिक होता है और कोई मार्केट में वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा. ठीक है. प्राइस इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज थी, ओलिगोपोली में कम थी, मोनोपोली में बहुत कम. ठीक है. प्राइस पे कंट्रोल मोनोपोली का पूरा होता है, पूरा कंट्रोल मोनोपोली का ही है. जैसे रेलवेज गवर्नमेंट के अंदर आती है तो अब गवर्नमेंट की मर्जी, रेलवेज का जितना मर्जी प्राइस करे, है ना, जितना रेलवेज की सर्विस का, क्योंकि और तो कोई रेलवेज में डील ही नहीं कर रहा, वो अकेली गवर्नमेंट ही कर रही है, तो प्राइस पे पूरा उसका कंट्रोल है, प्रोडक्ट यूनिक है, उसका बैरियर्स है पूरे. आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. मैं सिर्फ आपको यहाँ पे काम की बातें बताऊंगी, टू द पॉइंट चीज़ें. पूरा डिटेल अगर आपको पढ़ना है उसके लिए प्लस पर आ जाइए, प्लस पर सारा मज़े से पढ़ेंगे. ठीक है जी. सो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे. परफेक्ट कंपटीशन की 2 कंडीशंस याद रखनी है, MC इज इक्वल टू MR एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो. ये जो कंडीशंस है ना, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट, तीनों में होती है. ठीक है. तीनों कॉम्पिटिशन्स में ये कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की, तीनों कॉम्पिटिशन्स में. MC इज इक्वल टू MR एंड MC कट MR फ्रॉम बिलो. डायग्राम से भी अभी हम समझेंगे. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स तब होते हैं जब एवरेज रेवेन्यू बढ़ जाए एवरेज कॉस्ट से, नॉर्मल तब होते हैं जब बराबर हो, मिनिमम लॉसेस तब होते हैं जब एवरेज रेवेन्यू कम हो एवरेज कॉस्ट के. शट डाउन पॉइंट याद रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन में जब फर्म का प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ जाए या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाए, तब फर्म अपनी प्रोडक्शन को शट डाउन कर देता है, ख़त्म कर देता है, उसके बाद वो प्रोड्यूस नहीं करता. तो ये डायग्राम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की है. परफेक्ट कंपटीशन में आपके एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो. तो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है AC कर्व उसने नीचे बनाया, यानी कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है ना, क्योंकि AC नीचे और AR ऊपर है.
तो यहाँ पे फर्म को हो रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। मैं अभी आपको ये डायग्राम थोड़ी साइड पे बना के भी दिखा देती हूँ, तीनों डायग्राम्स बना के दिखा देती हूँ। जहाँ पे बनाती हूँ, हाँ देखिए होता क्या है, जैसे ये आपका AR एंड MR है ना, तो ये आपका कर्व बना AC कर्व, MC कर्व ऐसे निकलता है बीच में से, ठीक है। तो अब जहाँ पे MR MC कट करते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, दीज आर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स का केस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AR एंड AC जो है वो बराबर है, दोनों इक्वल है, समझे बात। अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, इसी कर्व को अगर मैं इस तरह से बनाऊं, दैट इज ये AC मेरा नीचे आ गया एंड ये MC मेरा बीच से निकल गया एंड ये है AR एंड MR, है ना। तो मेरा MC एंड MR कहाँ पे कट कर रहा है? इक्विलिब्रियम यहाँ पे, इस पॉइंट से ना मुझे बिल्कुल नीचे आ जाना है, मतलब दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन AR एंड AC, है ना। मेरा AR ऊपर है, AC नीचे, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन। तो ये जो AR एंड AC में डिफरेंस आ गया ना, दीज आर, ये क्या है? ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है। क्यों? क्योंकि AR ज़्यादा है और AC कम है। मैंने बताया था जब रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो फर्म को होते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन AR एंड AC, दीज आर कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है जी। इसी तरह ये मिनिमम लॉस की डायग्राम भी आपके सामने बनी हुई है, इसमें हमारा AC ऊपर चला जाता है AR से, तो ये मिनिमम लॉस हो गई, ठीक है ना। तो ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप लिए समझ लेना। एंड फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व लॉन्ग रन में जो है परफेक्ट कंपटीशन में वो क्या होता है, तो मैं इसका भी आपको थोड़ा बना के दिखाती हूँ। देखिए ध्यान से समझिए, दिस इज़ अ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज़ द एवरेज कॉस्ट। कर्व्स हमने सारे किए हुए हैं एंड आपका इसके सेंटर में से हमेशा निकलती है मार्जिनल कॉस्ट, है ना। तो अभी मैंने आपको कहा था कि जो शट डाउन पॉइंट होता है वहाँ पे हो जाता है जब आपका प्राइस जो है ना वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आता है, तब शट डाउन हो जाता है, प्रोडक्शन शट डाउन हो जाती है। यानी कि फर्म जो है हमेशा AVC ये ऊपर, इसके ऊपर ही प्रोड्यूस करेगा, AVC के नीचे नहीं फर्म प्रोड्यूस करेगा कभी भी, क्योंकि वहाँ पर शट डाउन हो गया। तो डेट्स वाई ये जो AVC के ऊपर वाला पोर्शन है ना MC का, दिस इज द सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो अपवर्ड पोर्शन ऑफ MC कर्व अबव द AVC इज कॉल्ड सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। समझ गए हो बात को? ठीक है जी, ये सप्लाई कर्व है AVC के ऊपर वाला पोर्शन। चलो आगे चलते हैं। तो जो परफेक्ट कंपटीशन है ना, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमम होता है और डेड वेट लॉस होता ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें जो पूरा प्राइस है ना वो मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। मैं आपको इसकी लॉन्ग रन कंडीशंस भी पढ़ाती हूँ। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका प्राइस है ना MC के बराबर होता है, बट जब मैं मोनोपोलिस्टिक की बात करूँगी ना उसमें प्राइस ज़्यादा होगा MC से। प्राइस ज़्यादा होने के कारण कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम नहीं हो पाता मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक में। बट परफेक्ट कंपटीशन की याद रखिएगा, लॉन्ग रन में प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू MC। नए फर्म्स एंटर कर सकते हैं जिसके कारण इसमें कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम होता है, क्योंकि प्राइस MC के बिल्कुल बराबर है, ठीक है जी। तो ये इस तरह डायग्राम है, इसमें ऊपर वाला पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस है, नीचे वाला पोर्शन प्रोड्यूसर सरप्लस है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मुझे आपको बतानी है, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है इसमें शॉर्ट रन में तीनों चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, सुपर नॉर्मल भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं। बट लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होंगे, यानी कि AR एंड AC दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है जी। दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आगे आ जाइए मोनोपोली पर। तो मोनोपोली जो है इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है, एक तो इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि दिस फार्मूला MR इज इक्वल टू AR E-1/E, इस फार्मूले से ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके अलावा जो मोनोपोली है इसमें किसी भी तरह का कोई सप्लाई कर्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई यूनिक प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप है ही नहीं। मोनोपोली में ये होता ही नहीं कि इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी बेचनी है, मतलब मोनोपोली के केस में कोई सप्लाई कर्व नहीं होता,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन कंडीशंस, मैंने आपको कही थी परफेक्ट कंपटीशन की ये 2 कंडीशंस, आने वाले सारे कंपटीशंस में यही कंडीशंस होंगी। ठीक है, शॉर्ट रन की ये कंडीशंस जो हैं परफेक्ट में भी है, मोनोपोली में भी है, मोनोपोलिस्टिक में भी है। एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में हमने ये जो कर्व्स बनाए थे एम आर ए आर, ये स्ट्रेट लाइन थे और दोनों इक्वल थे। बट मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक में ऐसा नहीं होता। मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक में ये जो कर्व्स हैं ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जैसे आप देख सकते हो, एंड ए आर कर्व एम आर कर्व के आगे होता है। ठीक है, तो ये जो इसने डायग्राम बनाई है ना, इसका भी अब मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ थोड़ा ब्लैंक स्लाइड पर। थिकनेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं। देखिए, अब ये है आपका एम आर कर्व एंड ये है आपका ए आर कर्व। तो इसमें भी सेम वही 3 चीज़ें। शॉर्ट रन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकते हैं। तो अगर मैं पहले डायग्राम बनाऊं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कब होते हैं? जब रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से, है ना। तो यानी कि कॉस्ट को मैं एवरेज रेवेन्यू कर्व से थोड़ा नीचे बनाऊंगी। ठीक है, इसके सेंटर से निकलेगा एम सी कर्व, जहाँ पे एम आर एम सी कट करते हैं। डायग्राम कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि कई बार आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता अगर आप डायग्राम के बिना उस चीज़ को समझें। डायग्राम से समझेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे एम आर एम सी कट कर रहे हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग में अपने डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू को हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं, उसके ऊपर जाऊँगी। एंड द डिफरेंस बिटवीन ए आर एंड ए सी, दे आर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ए आर एंड ए सी में जो डिफरेंस है, इन डायग्राम में मुहारत हासिल करने में ना भाई मुझे तो 5-6 महीने लग गए थे। अब आप बोलोगे कि मैम इतनी फास्ट डायग्राम्स बना रही हैं, तो हमसे तो ये बनती नहीं है। ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिस का काम है इन डायग्राम्स को पूरा हैंडली, मतलब पूरी अच्छी तरह से बनाना, फटाफट से बनाना। तो आपको इस प्रैक्टिस की बिल्कुल भी इतनी ज़रूरत नहीं है आपके इस एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज आपको कंसेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है कि आप डायग्राम में फटाफट बना सकें। ठीक है, डायग्राम के थ्रू कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर डायग्राम आप नहीं बना पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट डायग्राम के थ्रू क्लियर होना चाहिए कि इस डायग्राम में ए सी ए आर का डिफरेंस, दीज आर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डायग्राम बनाती हूँ, दैट इज़ ए आर, दैट इज़ एम आर। ठीक है, और अगर मैं ए सी को इसके बराबर कर देती हूँ, देखिए मैंने बराबर कर दिया, तो जब ये बराबर हो जाएगा फिर क्या होगा? इतनी क्वांटिटी एंड इतना प्राइस, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब जैसे ये था मेरा, यहाँ पे हम इतनी क्वांटिटी एंड इतना प्राइस प्रोड्यूस कर रहे थे, दिस मच एंड दिस मच, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे थे। तो मुझे ना जहाँ पे, जैसे यहाँ पे एम सी एंड एम आर में मेरा इक्विलिब्रियम आ रहा है ना, मुझे उस पॉइंट से ऊपर जाना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिए, 1 मिनट में दोबारा से बताती हूँ। हमारा मोटिव क्या होता है? हमको ना इक्विलिब्रियम देखना होता है, इक्विलिब्रियम देखना होता है। जैसे कि ये वाली आपकी डायग्राम थी ना, इसमें मैंने क्या किया, एम सी एंड एम आर यहाँ कट कर रहे हैं ना, यहाँ से मैं ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड कर्व पे ले गई, तो दिस मच क्वांटिटी एंड दिस मच प्राइस, है ना, दिस मच इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड दिस मच इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसी तरह से अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स की डायग्राम बनाऊंगी, तो एम आर ए आर, मतलब ए आर एंड ए सी को मैं इक्वल कर दूंगी, है ना, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो अगर मुझे एम सी बनाना है तो फिर से वही इक्विलिब्रियम, एम सी एंड एम आर कहाँ इक्वेट हो रहे हैं? यहाँ पे इक्वेट हो रहे हैं, है ना। दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस, जहाँ पे ये इक्वेट होंगे ना वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। इसके बिल्कुल ऊपर डिमांड कर्व पे ले जाओ, दिस इज माई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी क्या है, तो याद रखिएगा उसके लिए आपको एम आर एंड एम सी की कंडीशन फुलफिल करनी है। जहाँ पे एम आर एम सी कट कर रहे हैं ना, उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ए आर कर्व पे आपको ले जाना है। इतनी आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी और इतना आपका इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। बात समझे हो मेरी? ठीक है, फाइन। इसी तरह अगर मिनिमम लॉसेस बनाने हैं, तो मिनिमम लॉसेस बनाने के लिए हम इसको कर्व को, एसी कर्व को ए आर कर्व के ऊपर ले जाएंगे। ये बना होगा यहाँ पे, 1 मिनट, ये देखिए एसी कर्व उसके ऊपर चला गया। तो जहाँ पे एम आर एम सी कट कर रहे थे, यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग में लेके गई दिस मच प्राइस एंड दिस मच क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे मेरी दिस क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी है, इतनी क्वांटिटी है एंड इतना प्राइस है। मतलब मुझे ए आर कर्व को कंसीडर करना होता है, क्वांटिटी ए आर कर्व पे, जहाँ पे मैं कॉरस्पॉन्डिंग ए आर कर्व, यहाँ पे क्वांटिटी कंसीडर होगी, यहाँ पे प्राइस कंसीडर होगा। समझे ना? तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेंगी।
यहाँ पे भी जैसे हमने AR कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी देखी थी एंड प्राइस देखा था MCMR का इक्विलिब्रियम देकर, यहाँ पर भी हमने MCMR का इक्विलिब्रियम देखकर AR कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी देखी थी। अब कहेंगे AR कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग क्यों देखते हैं, क्योंकि AR कर्व इज और डिमांड कर्व, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब लॉन्ग रन कंडीशंस जो होती हैं मोनोपोली की, जैसे मैंने आपको कहा था लॉन्ग रन में आपका प्राइस ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा लॉन्ग रन में। क्यों, वाई? क्योंकि देखिए ध्यान से समझिए, मोनोपोली में शॉर्ट रन में तीनों पॉसिबिलिटीज़ तो होती हैं, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल लॉसेज वाली, बट लॉन्ग रन में मोनोपोली में सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं। और याद करो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, इन अदर वर्ड्स यू कैन से प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। AR एंड प्राइस सेम ही होते हैं, ठीक है। तो यानी कि मोनोपोली में लॉन्ग रन में आपका जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है, इसका मतलब फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। एंड प्राइस जो है आपका वो MC से भी ज़्यादा होता है एंड MR से भी ज़्यादा होता है, ठीक है, मोनोपोली में। तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्वांटिटी किसमें सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी किसमें प्रोड्यूस होती है परफेक्ट कंपटीशन में, सबसे हाईएस्ट प्राइस किसमें चार्ज होता है, मोनोपोली में, ठीक है। मोनोपोली में डेड वेट लॉस होता है जी, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं है, इसमें कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमम नहीं होता। तो मैंने एक डायग्राम बनाई है अब डेड वेट लॉस की। नॉर्मली परफेक्ट कंपटीशन में हम इतना प्राइस चार्ज करते थे जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं, बट मोनोपोली में हम इस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट ना, तो ज़्यादा प्राइस। अब प्राइस ज़्यादा चार्ज करने से यहाँ क्या होता है कि जो मेरा कंज्यूमर सरप्लस है सिर्फ इतना सा बच गया। प्रोड्यूसर सरप्लस पहले से तो बढ़ गया, नो डाउट पहले से तो बढ़ गया प्रोड्यूसर सरप्लस, बट फिर भी ये पर्टिकुलर ट्रायंगल जो है ये तो लॉस हुआ ना मेरा। जैसे पहले आपका प्रोड्यूसर सरप्लस इतना था, देखिए पहले ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस था, ये मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस था। जैसे ही मैंने प्राइस बढ़ा दिया, ऊपर कर दिया, इतना प्राइस कर दिया, तो प्रोड्यूसर सरप्लस ओवरऑल तो बढ़ा है मेरा, ओवरऑल तो बढ़ा है, बट फिर भी ये पर्टिकुलर एरिया तो प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस हो गया ना। ये जो है ना दो ट्रायंगल्स ये लॉस हुए हैं, ये ना तो कंज्यूमर सरप्लस में ऐड हो रहे हैं ना ही ये प्रोड्यूसर सरप्लस में ऐड हो रहे हैं, और इन्हीं दो ट्रायंगल्स को हम नाम देते हैं डेड वेट लॉस का, क्योंकि इसका फायदा ना ही प्रोड्यूसर को मिल रहा है ना ही कंज्यूमर को मिल रहा है। दिस एरिया इज कॉल्ड डेड वेट लॉस। समझ गए हो बात, ठीक है जी। उसके बाद आ गया आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे दो मार्केट्स में अलग अलग प्राइस चार्ज हो सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग प्राइस चार्ज करना। इसमें ये होना चाहिए कि दो मार्केट्स में इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, दो मार्केट्स में अलग अलग गुड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मार्केट का गुड दूसरी मार्केट में आ जाए, है ना। ऐसा भी नहीं है कि एक मार्केट में अपने आप को जो बंदा रिच था ऑलरेडी वो दूसरी मार्केट में अपने आप को गरीब शो करके सस्ते पर चीज़ लेने आ जाए। बात समझे हो ना। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दो मार्केट्स में किसी भी तरह की इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, दो मार्केट्स के गुड्स जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए, तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। अब डिग्रीज में सबसे पहले जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें सारा जो कंज्यूमर सरप्लस है वो स्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कंज्यूमर के पास कुछ भी नहीं रहने देता प्रोड्यूसर। मान लो अगर प्रोड्यूसर को पता है कि ये कंज्यूमर इस कमोडिटी के 10 रुपये दे सकता है ना, तो प्रोड्यूसर उससे 10 रुपये ही चार्ज कर लेगा, मतलब उसके पास कुछ भी सरप्लस रहने ही नहीं देता। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें सारे का सारा ही उससे ले लिया जाता है। जो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसमें सारा कंज्यूमर सरप्लस नहीं एक्सट्रैक्ट होता है। जैसे मान लो प्रोड्यूसर को पता है कि बंदा इस प्रोडक्ट के 10 रुपये दे सकता है, तो प्रोड्यूसर उससे 5 रुपये चार्ज करेगा। बात समझे। तो इसमें सारा कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट नहीं होता, कुछ बच जाता है कंज्यूमर्स के पास। थर्ड डिग्री, अब ये कहता है कि फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अनरियलिस्टिक है, क्योंकि इसमें पता करना प्रोड्यूसर के लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि बंदा कितना पे कर सकता है ना। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है ये रियल लाइफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है डंपिंग। गुड्स जो है फॉरेन मार्केट में सस्ते पर बेचे जाते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में महंगे पर बेचे जाते हैं। इसकी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एक और एग्जांपल होती है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज होती हैं वो जो हाउस होल्ड्स हैं उनको सस्ते पर इलेक्ट्रिसिटी देती हैं, और जहाँ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं क्योंकि वो कमाई कर रहे हैं बिजली से, है ना, उनको महंगे पर देती हैं। दिस इज कॉल्ड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब डिमांड या यू कैन से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बिहाफ पे
डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। जैसे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहाँ पे ज़्यादा प्राइस उसका चार्ज करा देती है, ठीक है। तो इसके अलावा ना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जी, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी तो प्राइस ज़्यादा चार्ज होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होने का मतलब ये है कि कंज्यूमर्स अपनी डिमांड को बदलेंगे नहीं प्राइस के बदलने से। उससे मोनोपोली क्या करेगी, हायर प्राइस चार्ज करेगी कि अगर मैं हायर प्राइस चार्ज करती हूँ तब भी डिमांड कम थोड़ी ना होगी। तो कम इलास्टिसिटी में मोनोपोली हमेशा ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है लाभ कमाने के लिए। इसी तरह ज़्यादा इलास्टिसिटी अगर होगी तो मोनोपोली कम प्राइस चार्ज करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है, लोग अपनी डिमांड को ज़्यादा जल्दी बदल लेंगे, तो इस केस में अगर वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर देगा तो लोग तो डिमांड ही कम कर लेंगे, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा इलास्टिसिटी में मोनोपोली ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज करेगा, कम प्राइस चार्ज करेगा। कम प्राइस चार्ज करेगा तो लोगों की डिमांड इलास्टिक होने के कारण बढ़ेगी, तो फिर प्रॉफिट ही होगा मोनोपोली को। समझ गए बात। इंटर टेम्परल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम, इसका कीवर्ड टारगेट कर लो, अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम पर अलग अलग प्राइस चार्ज करना, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम पर अलग अलग प्राइस चार्ज करना। ये माइक मेरा ना आज पता नहीं क्या हो ही जा रहा है, बाहर ही निकली जा रहा है, कभी बिल्कुल अंदर चला जाता है, कभी बिल्कुल बाहर आ जाता है, समझ ही नहीं आ रही। हाँ, पीक लोड प्राइसिंग, पीक लोड प्राइसिंग दैट चार्ज हाई प्राइसेस एट पीक टाइम्स बिकॉज कैपेसिटी कंस्ट्रेंट टू कॉज एमसी टू बी हाई। पीक लोड प्राइसिंग का मतलब होता है जैसे पीक टाइम्स पे ज़्यादा प्राइस चार्ज करना। जैसे कि मोबाइल फ़ोन कंपनीज पहले होता था कि रात के टाइम पर ऑफर देती थी कि आपको नेट जो है ये फ्री में, रात को नेट फ्री में मिल जाएगा, है ना। तो रात का टाइम ऑफ पीक टाइम होता है, वहाँ पे ज़्यादा डिमांड नहीं होती, है ना। तो ऑफ पीक टाइम पर कम प्राइस चार्ज कर देना, और पीक टाइम जब डिमांड बहुत होती है जैसे दिन का टाइम, उसमें ज़्यादा प्राइस चार्ज करना, दैट इज़ पीक लोड प्राइसिंग। समझ गए। फिर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर का मतलब होता है एक्सटेंट टू विच मोनोपोली हैज़ कंट्रोल ओवर प्राइस, कि जो मोनोपोली है उसका प्राइस एंड क्वांटिटी पे कितना कंट्रोल है। अब मोनोपोली ये डिग्री मैंने आपको करवाई है। मोनोपोली पावर इन्वर्सली रिलेटेड होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जितनी ज़्यादा होगी मोनोपोली पावर उतनी ही कम होगी, एंड वाइस वर्सा। फिर इसके अलावा एक लर्नर का मेजर है मोनोपोली पावर के लिए, ये फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, P माइनस MC ओवर P या फिर P माइनस MR ओवर P। इसी तरह एक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजर भी होता है जिसको हम ट्रिफन्स मेजर बोलते हैं। T यहाँ पे R मिसिंग है, RIFFIN, ट्रिफन्स मेजर, दैट इज़ 1 ओवर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी तरह एक बेन्स का भी मेजर होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का, मोनोपोली पावर को मेजर करने का, सॉरी, दैट इज प्राइस माइनस LAC, यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस, ठीक है जी। ये चीज़ें, इसके बाद हम आ जाते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस MR के इक्वल रहता है, बट इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस ज़्यादा रहेगा MR से, है ना। बाकी शॉर्ट रन कंडीशन वही है, सेम जो हमने परफेक्ट में पढ़ी थी, MR MC के बराबर है, MC नीचे से कट कर रहे हैं ना, बस फ़र्क ये है कि इसमें लॉन्ग रन में प्राइस MR से ज़्यादा होता है। बट याद रखिएगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मोनोपोली में ना प्राइस AC से भी ज़्यादा था, AC से भी ज़्यादा था, बट मोनोपोलिस्टिक में प्राइस MR एंड MC से तो ज़्यादा होता है, बट AC से ज़्यादा नहीं होता, AC से ज़्यादा नहीं होता। वाई, क्यों? क्योंकि मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं लॉन्ग रन में, बट मोनोपोलिस्टिक में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होते। दैट्स द रीज़न कि मोनोपोलिस्टिक में प्राइस यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज नॉट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होता है, यानी कि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होता है। समझ गए बात, ठीक है ना। बट मोनोपोली में ये ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। बाकी दोनों में MR से प्राइस ज़रूर ज़्यादा होता है, मोनोपोली में भी MR से प्राइस ज़्यादा है, मोनोपोलिस्टिक में भी MR से प्राइस। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, अभी किसी बुक से आप खुद में पढ़ेंगे ना, इतनी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और एग्जाम में डायरेक्ट ये चीज़ें आपको पूछी जा रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मोनोपोली में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है, मोनोपोलिस्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मोनोपोली सिंगल सेलर है मार्केट में, अगर वो प्राइस को बढ़ाता है या कम करता है उसकी डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सबको पता है कि भाई हमको किसी और से तो ये चीज़ मिलनी नहीं।
बट मोनोपोलिस्टिक में कंपटीशन में जैसे आपके सॉप्स के कितने ब्रांड्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स के कितने ब्रांड्स होते हैं, हर चीज़ के इतने ब्रांड्स हैं, कॉस्मेटिक के कितने ब्रांड्स हैं, शूज़ के कितने ब्रांड्स हैं, कपड़ों के कितने, मोनोपोलिस्टिक की कंपटीशन ही तो है ना। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेम है बट डिफरेंशिएटेड है, प्रोडक्ट वही है जैसे सोप है ना, बट डिफरेंशिएटेड है ना। हर कोई लक्स रेक्सोना से अलग है, डव विवल से अलग है ना, डिफरेंशिएटेड है प्रोडक्ट, दैट इज मोनोपोलिस्टिक। अब मोनोपोलिस्टिक फर्म अपना प्राइस बढ़ाएगा तो जो कंज्यूमर्स हैं वो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड करने लग जाएंगे, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ठीक है। सो दैट्स वाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जो AR एंड MR कर्व होते हैं वो ज़्यादा फ्लैटर होते हैं एज कम्पेयर टू मोनोपोली। और ये मैंने आपको बताया ही है कि प्राइस MR से एंड MC से ज़्यादा होता है, मोनोपोलिस्टिक में भी एंड मोनोपोली में भी, पर परफेक्ट में इक्वल होता है। तो अब बात करते हैं हम एक्सेस कैपेसिटी की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी होती है। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब कि जो टोटल आउटपुट है ना वो आइडल आउटपुट से कम होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि जो सप्लाई है ना वो सभी फर्म्स में बटी हुई होती है। अब जैसे कि सोप है, सोप प्रोड्यूस करने वाले मान लो 5 फर्म्स हैं, तो अब मार्केट की कुछ डिमांड को लक्स सेटिस्फाई करेगा, कुछ डिमांड को विवल सेटिस्फाई करेगा, कुछ डिमांड को डव सेटिस्फाई करेगा, है ना। मतलब वो सब में बट गई थोड़ी थोड़ी डिमांड, तो सभी अपनी पूरी कैपेसिटी फिर यूटिलाइज नहीं करते। जैसे लक्स के पास कैपेसिटी तो थी 1000 साबुन प्रोड्यूस करने की, बट वो उससे कम प्रोड्यूस कर रहा है, वो उससे 500 प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे 1000 साबुन तो बिकने नहीं वाले, क्योंकि लोग दूसरे शॉप्स की भी तो डिमांड कर रहे हैं ना। सभी लोग मेरे शॉप्स ही थोड़ी ना आके खरीद लेंगे। अगर मार्केट में 1000 शॉप्स की डिमांड है तो वो 1000 शॉप्स की सप्लाई कभी भी नहीं करेगा फर्म। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लोग दूसरे शॉप्स की भी तो डिमांड करेंगे ना। इसलिए हर एक फर्म मार्केट की डिमांड से हमेशा कम सप्लाई करेगा। अगर उसको पता है मार्केट में 1000 की डिमांड है तो वो 500 ही सप्लाई करेगा। इसके कारण हर फर्म के पास कुछ एक्सेस कैपेसिटी बच जाती है। इसी को हम एक्सेस कैपेसिटी बोलते हैं। लॉन्ग रन कंसेप्ट है ये, ठीक है। जो आउटपुट फर्म प्रोड्यूस कर रही है वो आइडल आउटपुट से कम होता है, ठीक है। तो डायग्राम से भी हम समझेंगे। इसका एक बड़ा रीजन होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अभी मैंने बताया कि AR कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोप करता है। AR कर्व के डाउनवर्ड स्लोप करने के कारण क्या होता है कि जो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व होता है ना वो मिनिमम वाले पॉइंट से पहले ही इससे टेंजेंट हो जाता है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पे प्रोड्यूस करती तो मैं पूरे आउटपुट पूरा यूटिलाइज कर रही थी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस में होती है? परफेक्ट कंपटीशन में हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं प्रोडक्ट की। क्यों? क्योंकि रिसोर्सिस की परफेक्ट कंपटीशन में हम AC के मिनिमम पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। AC के मिनिमम पॉइंट पे प्रोड्यूस करना मतलब जितने रिसोर्सेज हैं उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करना। बट मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक में ऐसा नहीं होता। हम ये आइडल आउटपुट यानी कि AC कर्व के मिनिमम पॉइंट से पहले ही प्रोड्यूस करना छोड़ देते हैं। तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही होती है। फाइन। सो इसका कारण डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब हो गया? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मैंने आपको अभी समझा दिया कि सेम सोप के अलग अलग ब्रांड्स हैं, उसके कारण कोई भी फर्म डिमांड के इक्वल सप्लाई नहीं करता, उससे कम सप्लाई करेगा, जिससे उसके पास कैपेसिटी बच जाती है। बहुत सारे फर्म्स की एंट्री हो जाती है ना। नंबर ऑफ फर्म्स है जो मार्केट में एंटर हो जाते हैं, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करते हैं, उसके कारण भी फर्म सप्लाई कम करता है, अपनी कैपेसिटी से कम ही यूटिलाइज करता है हर एक फर्म। वही चीज़ यहाँ पे समझाई हुई है। ये अब मैंने आपको समझा दिया एक्सेस कैपेसिटी का काम। एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट बहुत कॉमन होती है जी। सेलिंग कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती क्योंकि उसमें गुड्स होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं। मोनोपोली में भी नहीं होती। मोनोपोली सिंगल सेलर है, उसको क्या ज़रूरत पड़ी एडवर्टाइज करने की। मोनोपोलिस्टिक में एडवर्टाइजमेंट रोज आप टीवियों पर, सब जगह पर, मोबाइल फ़ोन्स में, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट ही तो देख रहे हो। मोनोपोलिस्टिक की तो एडवर्टाइजमेंट है ना, तो इसमें एडवर्टाइजमेंट होती है। एक मैंने आपको, और इकोनॉमिक एफिशिएंसी इसमें बिल्कुल नहीं होती क्योंकि वही रीजंस हैं, प्राइस MC से ज़्यादा रहता है एंड एक्सेस कैपेसिटी होती है। मोनोपोली में क्या था? डेड वेट लॉस था और प्राइस MC से ज़्यादा था, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, याद करो कि लॉन्ग रन में जैसे मोनोपोली को तो लॉन्ग रन में हो रहा था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स,
बट मोनोपोलिस्टिक को लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न होता है एंट्री ऑफ लार्ज फर्म्स, एंट्री ऑफ लार्ज फर्म्स। जैसे मान लीजिए शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो जाते हैं, तो उस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स से अट्रैक्ट होके और भी फर्म्स मार्केट में आएंगे, वो कहेंगे भाई इसको तो बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, हम भी यही काम शुरू कर लेते हैं, और भी फर्म्स मार्केट में आएंगे। इससे क्या होगा कि प्रॉफिट्स फिर से कम हो जाएंगे और सब फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स में हम आ जाएंगे। प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर ज़्यादा फर्म सप्लाई करने लग जाएंगे सेम प्रोडक्ट की, तो फिर से हम नॉर्मल प्रॉफिट्स पर आ जाएंगे। इसी तरह से अगर शॉर्ट रन में फर्म्स लॉसेज में जा रही है, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री लॉसेज में जा रही है, तो उससे कुछ फर्म्स छोड़ के चले जाएंगे, एग्जिट कर देंगे। जब कुछ फर्म्स वो मार्केट छोड़ के चले जाएंगे, फिर से प्रॉफिट्स बढ़ के नॉर्मल पर आ जाएंगे। यानी कि शॉर्ट रन में तो सुपर नॉर्मल भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं, लॉसेज भी हो सकते हैं, बट लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट्स ही रहते हैं, क्योंकि फर्म एग्जिट भी कर सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं। बट मोनोपोली में बैरियर्स थे एंट्री एंड एग्जिट पर, इसलिए वहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स थे। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें तीनों कॉम्पिटिशन्स के बारे में क्लियर कर दी हैं। ये चीज़ें आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम आएंगी। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस सेशन को हम ख़त्म करते हैं जी। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर करिएगा, मोटिवेट करिएगा, शेयर करके ज़्यादा व्यूज़ लाकर मोटिवेट करेंगे, तभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू चलाती रहूँगी। टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको। पूरा कोर्स मेरा ज्वाइन करने के लिए प्लस पर आ जाइए, मिलकर पढ़ेंगे, अच्छे से पूरा सिलेबस कवर करेंगे। सिमर10 मेरा कोड है, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दे रखी हैं। और अभी 30% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी पर, अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 30% ऑफ मिलेगा। 28 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।